हेलो स्टूडेंट। तो कल हमने परसों हमने हिस्ट्री कलेक्शन बताया था, कल हमने फिजिकल एग्जामिनेशन बताया था। तो आज हम बाकी जो बचा है उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि वैक्सीनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन और नर्सिंग, डायग्नोस वगैरह। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे टीकाकरण लिखना होता है। जैसे कि आपने 6 मंथ का बेबी लिया, 1 ईयर का लिया, 2 ईयर का लिया, 3 ईयर का लिया, तो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि यहाँ कितने, मतलब आपका जितने ईयर का बेबी है, जितने मंथ का बेबी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वैक्सीनेशन लिखना है। या फिर ये अगर आपको पूछना है आपके वहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने उसको लगा था कि नहीं, अगर उसको लगा होगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने अपने उसमें 6 वीक का लिया था, तो हमने एट बर्थ में BCG हेपेटाइटिस लगती है, उसका डोज वैक्सीन नेम लिखना है, डोज लिखना है, रूट लिखना है, वैक्सीन साइड लिखना है। तो ऐसे लिखना है। तो हमारा 6 वीक्स तक का ही बेबी था, तो हमने उस हिसाब से सिर्फ 6 वीक्स तक की ही मेडिसिन को लिखा है। ठीक है, तो आप ऐसे चार्ट बना के लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन हुई हो, जो भी हुआ हो उसको, पेशेंट को जो भी मतलब निदान इन्वेस्टिगेशन, मतलब निदान जो भी हुआ हो उसका आप उसका लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लड इन्वेस्टिगेशन लिखा है। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में पहले कौन कौन से टेस्ट हुए हैं उसके नाम लिखेंगे, फिर पेशेंट वैल्यू कितनी थी, फिर कितनी यूनिट होती है वो आपको लिखना है, फिर नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और फिर इन्फ्लुएंस लिखना है, नॉर्मल है, डिक्रीज़ है, इंक्रीज़ है, वैसे लिखना है। तो एक फॉर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो पेशेंट वैल्यू यहाँ पे 6.0 है, जिसकी यूनिट होती है मिलियन पर क्यूब mm। जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 4.10 टू 6.10 होती है। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट की वैल्यू कितनी है 6.0 है। तो 4 से अगर कम है तो यहाँ पे आप नॉर्मल डिक्रीज़ लिखेंगे। अगर 6-10 से ज़्यादा है तो यहाँ पे इंक्रीज़ लिखेंगे। लेकिन अभी ये जो वैल्यू है 4 से मतलब 6 जो है वो बीच में ही है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे। ऐसे ही जो टेस्ट हुए होंगे आप उसको लिख सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रेट, मीन सेल वैल्यू, MCSC, WBC, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पेशेंट वैल्यू लिखना है कि पेशेंट में कितना निकला है, उसकी यूनिट कितनी होती है यहाँ लिखना है, और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है वो आपको लिखना है। जैसे हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 14.3 टू 22.3 होती है, हिमेटोक्रिट की 42 से 62 होती है, और ऐसे ही सारा आपको लिखा हुआ आप ऐसे ही देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर इंक्रीज़ है तो आप ज़्यादा है तो इंक्रीज़ लिखेंगे, कम है तो डिक्रीज़ लिखेंगे। अगर इतनी वैल्यू के अंदर है तो आप यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे। अदर्स में अगर कोई भी अदर इन्वेस्टिगेशन हुई होगी उसकी, तो आप यहाँ पे उसके नीचे लिख सकते हैं। तो ये था वैक्सीनेशन और इन्वेस्टिगेशन। तो वैक्सीनेशन हमने आपको बताया वैसे लिखना है, इन्वेस्टिगेशन जैसे बताया आपको वैसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द ड्रग, जो भी ड्रग्स चल रही होंगी बेबी की वो लिखेंगे, डोज लिखेंगे, कितनी mg दिया जा रहा है वो लिखेंगे, रूट किस रूट से दे रहे हैं, IV, IM, ओरल जो दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में दे रहे हैं, 2 टाइम दे रहे हैं, 3 टाइम दे रहे हैं, 2 टाइम मतलब BD, 3 टाइम मतलब TDS, 1 टाइम मतलब OD। तो उस हिसाब से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। एक्शन लिखेंगे कि उस मेडिसिन का एक्शन क्या है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड है, या फिर एंटीकोगुलेंट है, या फिर एंटीहिस्टामाइन है, एंटीमेटिक है, जो भी है वो यहाँ पे एक्शन यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद साइड इफेक्ट्स, उन ड्रग्स से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो आपको लिखना है, साथ में आपको नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ पे एक ड्रग का, जैसे कि एमिकासिन एक
अभी आपको पता करना कि वो टैबलेट में चल रहा है या इंजेक्शन में चल रहा है या फिर एम्पुल में चल रहा है। तो हमने अमीकासिन को इंजेक्शन में लिखा है, तो उसका डोज हमने लिखा है 225 mg। रूट क्या है, इंजेक्शन है, तो अभी सी बात है IV जाएगा या फिर IM जाएगा, तो हमने इसको IV लिखा है, इंट्रावेनस। फ्रीक्वेंसी BD मतलब 2 टाइम लिखा है। एक्शन क्या होता है, अमीकासिन जो क्या है वो एंटीबायोटिक है, तो हमने यहाँ पे इसको एंटीबायोटिक लिखा है, मतलब ये क्या करती है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है। साइड इफेक्ट में हमने लिखा नोजिया और स्वेटिंग हो सकती है इसको लेने की वजह से। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है, टू असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, टू प्रोवाइड कूल एंड काम एनवायरनमेंट, टू मॉनिटर द वाइटल साइंस, टू चेक द एक्सपायरी डेट। और वाइल वगैरह हैं तो उनको पहले सेक करना है, फिर देना है, उसको हिलाना है, फिर देना है। तो ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे हम हमारे पेशेंट के हिसाब से हमने बहुत सारी ड्रग्स लिखी हैं। आप भी ऐसे चार्ट बना के ऐसे मेडिसिन्स और ऐसे डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी, एक्शन आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये था मेडिकेशन, ये ख़त्म हो गया। अब आते हैं प्रोग्नोसिस पे कि अभी क्या हुआ, हमने हिस्ट्री कलेक्शन भी कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया, हमको पता भी चल गया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया क्या दिक्कत है, हमने मेडिसिन चला दी। अब क्या हुआ, मेडिसिन के बाद हमें क्या प्रोग्नोसिस हो रहा है, मतलब जो हमने किया है उससे बेबी को कितने % तक लाभ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अप्रॉक्सीमेटली 24% ऑफ स्मॉल डिफेक्ट्स क्लोज स्पॉन्टेनियसली बाई 18 मंथ। हम मतलब ऐसे क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो हमने जो भी हमने अपना डिसीज़ लिया था उसके हिसाब से क्या होता है, 24% क्या होते हैं जो अगर थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो वो अपने आप 18 मंथ में ख़त्म हो जाता है। अप टू 75% आर क्लोज बाय द एज ऑफ 10। लार्ज सेप्टल डिफेक्ट्स थ्रेटन लाइफ अर्ली ऑन थ्रो कंजेस्टिव फेलियर। हमने अपना लिखा है तो हम आप अपने के हिसाब से लिखेंगे। और इसमें अलग अप टू 70% क्या होता है कि क्लोज हो जाता है एज ऑफ 10 मतलब 10 साल की उम्र में 75% जो है वो क्लोज हो जाता है। लार्ज सेप्टल डिफेक्ट्स थ्रेटन लाइफ अर्ली ऑन थ्रो कंजेस्टिव फेलियर। लेकिन क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज सेप्टल डिफेक्ट, बहुत ज़्यादा सेप्टल डिफेक्ट है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, लाइफ को खतरा हो जाता है। तो किसके द्वारा, सेप्टल डिफेक्ट के द्वारा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कंजेस्टिव फेलियर भी हो सकता है, मतलब हार्ट फेलियर भी बेबी को हो सकता है। द रिस्क ऑफ डेथ इज 11% इफ लार्ज डिफेक्ट आर नॉट करेक्टेड बिफोर पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप्स। द आउटलुक इज पुअर। ये रिस्क ऑफ डेथ भी हो सकता है, इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। अगर 11% इसकी डेथ भी हो जाती है अगर लार्ज सेप्टल डिफेक्ट को हमने ट्रीट नहीं किया, अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो ये 11% बच्चों की डेथ हो जाती है इसकी वजह से। फॉर्चुनेटली सर्जिकल टेक्निक्स में प्रोवाइड टू बेटर आउटकम। और उसके बाद फॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं उसके बेटर आउटकम के लिए, मतलब सर्जरी करके उसको हम लोग सही कर देते हैं। तो आप ये प्रोग्नोसिस में अपने डिसीज़ के हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या लाभ हो रहा है, कैसे होता है, कि अगर नहीं करेंगे प्रोग्नोसिस तो क्या हो सकता है, कौन कौन सी मेडिसिन आ सकती है, वो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नर्सिंग डायग्नोस पे। तो बच्चों बढ़ते हैं नर्सिंग डायग्नोस पे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये अभी हिस्ट्री कलेक्शन कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, वैक्सीन देख ली, मेडिसिन देख ली, प्रोग्नोस। अब हम करेंगे नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे। तो नर्सिंग डायग्नोस हम हर डिसीज़ के साइन एंड सिम्टम्स पे बनाते हैं। तो जैसे कि हमारा जो पेशेंट था उसको क्या था, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा था और गैस एक्सचेंज इम्पेयरमेंट था, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन और पेरेंटल रोल कॉन्फ्लिक्ट। पेरेंटल रोल कॉन्फ्लिक्ट तो आप किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सारे उसमें आप लिख सकते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन भी आप लिख सकते हैं, डायरिया का पेशेंट है, वॉमिटिंग का पेशेंट तो आप इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लिख सकते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेन है इसमें सबसे पहले डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो हम आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि उसको दिक्कत क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का मतलब अब बेबी बीमार है तो वो कोई काम तो कर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी टॉलरेंस। रिलेटेड का मतलब है कि किस वजह से उसको एक्टिविटी टॉलरेंस हो रहा है, मतलब वो चल फिर क्यों नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे पुअर फीडिंग लिखा है, आप यहाँ पे रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन भी लिख सकते हैं। डिसीज़ कंडीशन भी आप लिख सकते हैं कि डिसीज़ कंडीशन की वजह से उसको एक एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, या फिर आप यहाँ पे पुअर फीडिंग भी लिख सकते हैं। एज एविडेंस बाई, एज एविडेंस बाई का मतलब है कि आपको कैसे पता चला कि उसको एक्टिविटी इंटॉलरेंस है। तो आप यहाँ पे हमने लिखा है ऑब्जर्वेशन, कि हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो पेशेंट है वो चल फिर नहीं पा रहा है, क्यों नहीं चल फिर पा रहा, पुअर फीडिंग है उसको डिसीज़ कंडीशन की वजह से। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको एक फीवर का बता देते हैं, जैसे किसी पेशेंट को फीवर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं फीवर है जिसको, तो हम लिखेंगे फीवर
related to